Hello everyone. Today we discuss about some special transformations. पिछले लेक्चर में हमने बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखी और उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से उस एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर सभी जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं वो उसमें निहित होते हैं, उसमें इंक्लूडेड होते हैं। उसके बाद में हमने क्रॉस रेशियो देखा और कुछ एक्सरसाइज की थी। आज हम करने वाले हैं सम स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन जो अपने सिलेबस में है। तो चलिए शुरू करते हैं उनको। ओके, तो देखते हैं सम स्पेशल ट्रांसफॉर्म्स। सबसे पहला है द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये किस तरह से पॉइंट्स को मैप करता है, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। राइट, ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओके, नाउ साफ साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर W इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड है, तो हेयर W इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। राइट, अब अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें, मतलब एफ डैश जेड करें, डी डब्ल्यू ओवर डी जेड, तो हमें एफ डैश जेड मिलेगा और सिंपली ये जेड स्क्वायर का हो जाएगा 2z। तो ये जो इक्वल टू ज़ीरो है, ये ज़ीरो कब होगा? व्हेन जेड ज़ीरो। हाँ या ना? अब ये ज़ीरो का क्या मतलब हुआ? हमें यहाँ पर देखना है कि ये जो मैपिंग है वो कन्फॉर्मल है या नहीं है। तो कोई भी मैपिंग के लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है कन्फॉर्मल होने के लिए, कि हमारा कोई सा भी मैप हो उसका डेरिवेटिव नॉन जीरो होना चाहिए उस रीजन में। मतलब ये पर्टिकुलर जो मैपिंग है ये ज़ीरो पर कन्फॉर्मल नहीं है। यही हुई ना बात, क्योंकि ज़ीरो पर ये इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया। तो अगर ज़ीरो पर इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाता है तो ये कन्फॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को लिख लेते हैं हम। नाउ देयरफॉर द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज कन्फॉर्मल एक्सेप्ट एट जेड इक्वल टू जीरो। मतलब इस पॉइंट को छोड़ करके ये जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है ये कन्फॉर्मल है। ठीक है, अब हम इसको सेपरेट करते हैं, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों सेपरेट करके लिखते हैं और देखते हैं यू और वी क्या आते हैं अपने। राइट, नाउ सेपरेटिंग दीज इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी ऑब्टेन, क्या क्या मिलता है हमें, कि डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, u प्लस आयोटा वी इक्वल टू जेड स्क्वायर, मतलब x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर। और ये पर्टिकुलरली क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। राइट, तो यहाँ से हमें u क्या मिल जाएगा, u मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड v मिलेगा हमें 2xy। इज इट क्लियर? ओके, नाउ हम कुछ कंसिडर करते हैं कि x हमारा कुछ हुआ, तो वैल्यूज़ लेते हैं हम कि लेट इफ़ x इक्वल्स टू a, और a को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम कि वो जीरो से बड़ा है। ठीक है, देन हम क्या लिख सकते हैं, अगर x इक्वल्स टू a हो गया तो देन u इक्वल्स टू a स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, तो ऐसा का ऐसा, एंड v 2ay। क्लियर बात? नाउ अब दोनों में से हम y को एलिमिनेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, ऑब्वियसली y की वैल्यू रख सकते हैं हम। ठीक है, ओके, तो देखिएगा क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से। हम लिख सकते हैं वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस यू, सिंपली, एंड y की वैल्यू यहाँ से y इक्वल टू क्या है, v ओवर 2 है, सिंपल। तो उठा करके यहाँ पे रख देते हैं, तो v स्क्वेयर हो जाएगा और ये हो जाएगा 4a स्क्वेयर इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस v, नॉट v, जस्ट u। राइट, और इसको हम इधर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो फाइनली v स्क्वेयर इक्वल टू 4a स्क्वेयर
दिस थिंग एंड ए स्क्वेयर माइनस यू, और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वी स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4a स्क्वेयर एंड दिस थिंग इज u माइनस ए स्क्वेयर, राइट। इस तरह भी लिखा जा सकता है इसको। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, देखिए ये समथिंग इस तरह से नहीं नज़र आ रहा है क्या कि वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax समथिंग, राइट, नज़र आ रहा है ना। तो मतलब ये एक पैराबोला है, हाँ या ना। देखिए x इक्वल टू a हमने लिया था और x इक्वल टू एक लाइन है, राइट। x इक्वल टू a एक लाइन है जो कि इसमें मैप हो रही है, किसमें, पैराबोला में। आपको समझ में आ रही होगी बात, ध्यान से देखिए। x इक्वल टू a एक लाइन है जो कि हमने एक ग्रेटर देन 0 लिया है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 जब हमने लिया तो हमें एक पैराबोला मिला, ठीक है। नेगेटिव जो साइन है वो दिखाता है कि डायरेक्शन किस तरफ है आपकी, पॉजिटिव साइड वाला है या नेगेटिव साइड वाला है, समझ रहे हो बात को। तो इसी तरह से हम यहाँ पर अगर a को लेस देन लेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ और चीज़ मिलेगी, लेकिन मिलेगा पैराबोला डेफिनेटली। तो इससे क्या पता चला हमें कि यहाँ पर आपकी जो लाइन है वो पैराबोला में मैप हो रही है, हाँ या ना। इज दैट क्लियर, राइट। ओके, तो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं एक बार। ओके, thus the line x equals to a in the z plane corresponding to the parabola, ठीक है। मतलब हमें साफ साफ यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो x इक्वल टू a जो लाइन है z प्लेन में वो कोरिस्पॉन्ड्स टू अ पैराबोला, राइट। अब अगर हम x की जगह पर माइनस a ले लेते हैं और x को ऐसे रखें, मतलब कि इफ़ जो सेकंड कंडीशन अगर हम लें कि इफ़ x इक्वल टू माइनस a वेर a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो भी कोई चेंजेस नहीं होने वाला, चीज़ यही आएगी। तो हम इस जो लाइन है अपनी इसको मान लेते हैं कि द लाइन इज k वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0, बस सिंपली 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हैंस यहाँ पर एक चीज़ लिख लेते हैं हम। ओके, अगर हम इफ़ x इक्वल टू माइनस a वेयर a इज ग्रेटर देन 0 द रिजल्ट विल बी सेम, हैंस द लाइन x इक्वल टू k, जब k नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो अगर k अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो z ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा उससे। इन द z प्लेन कोरिस्पॉन्ड टू द दिस पैराबोला, ठीक, ये पूरा पैराबोला जो है वो इस तरह से मैप होगा, हाँ या ना। देन मतलब x इक्वल टू k जो लाइन है वो इस पैराबोला में मैप होगी w प्लेन में, वेयर k इज पैरामीटर। अब अगर यही चीज़ हम y के साथ भी करें तो y में भी हमें सेम रिजल्ट मिलने वाला है, राइट। ओके, नाउ अब कोई और दो लाइन अगर पूरी एक स्ट्रिप ले ले हम, तब भी हमें पैराबोला ही मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि यहाँ पर w इक्वल टू जेड स्क्वायर की जो नेचर है वो एक पैराबोलिक है, ठीक है। मतलब यहाँ पर कोई भी एक लाइन हुई या स्ट्रिप हुई वो किस में मैप हो जाएगा, एक पैराबोला में मैप होगा। बट क्या सर्कल भी पैराबोला में मैप होगा क्या, ये बात हम गारंटीड नहीं कह सकते, इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेके देखेंगे, ठीक है। देखिएगा, बाय एग्जाम्पल्स करते हैं। बाय द ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल टू जेड स्क्वेयर शो दैट द सर्कल्स, ये एक सर्कल का इक्वेशन होता है, हमने देखा था ये, a और c जो यहाँ पे है a कोमा c बीइंग रियल, मतलब ये जो a है और ये जो c है वो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। इन द z प्लेन कोरिस्पॉन्ड टू द लिमिकन्स इन द w प्लेन, ठीक है। लिमिकन क्या होता है, ठीक, एक कार्डियोइड आपने नाम सुना होगा, उसी की तरह एक शेप होती है, उसी को लिमिकस बोला जाता है। तो हम पहले इसको देखते हैं कि ये किस तरह से डिफाइन है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और हमें क्या दिखाना है, बोला है शो दैट दिस सर्कल इज मैप अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन इन लिमिकन्स, ठीक है। ओके, तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। नाउ सिंस हमें क्या दिया है, z माइनस ए इक्वल टू सी है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि z माइनस सी
सॉरी नॉट जेड माइनस टी, जेड माइनस ए इक्वल टू सी ई रेज टू पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं। भाई इसका जो मोड है वो सी है, तो जब मोड हटा देंगे तो ये वाली चीज़ बनती है, और हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं जेड इक्वल टू ए प्लस सी ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। इजंट इट? सही है बात? ओके देन देयरफॉर W इक्वल टू क्या है, जेड स्क्वायर, और यहाँ पर जेड की वैल्यू रख देते हैं, तो जेड की वैल्यू क्या बनेगी, ए प्लस सी ई रेज टू पावर आयोटा थीटा होल स्क्वायर। हाँ या ना? अब होल स्क्वायर तो ओपन करना आता ही है हमें, ए स्क्वायर प्लस 2ac e रेज टू पावर आयोटा थीटा एंड देन c स्क्वायर e रेज टू पावर 2 आयोटा थीटा, राइट? ओके, अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करते हैं की कोशिश करते हैं, ठीक है? ओके, तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, w माइनस ए स्क्वायर कर लेते हैं, ओके, एंड देन यहाँ पर सी स्क्वायर दोनों तरफ हम ऐड और दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में। तो ए को तो उठा करके ले गए उधर, और सी स्क्वायर को हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया। तो देखिएगा इधर क्या बचने वाला है, 2ac ई रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस सी स्क्वायर ई रेज टू पावर 2 आयोटा थीटा प्लस सी स्क्वायर। हाँ या ना? दोनों तरफ कर दिया था। अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं सी ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। क्या बचने वाला है अंदर, यहाँ तो बचेगा 2a प्लस यहाँ क्या बचेगा, सी ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, और यहाँ क्या बचेगा, देखो यहाँ से एक c बाहर लिया है हमने, तो एक तो c बचेगा, e यहाँ पे है नहीं तो उसको डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करेंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। हाँ या ना? समझ रहे बात को? ओके देन फाइन। ना अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, सी ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, तो ऐसा का ऐसा, 2a भी ऐसा कैसा, और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, c कॉमन आ रहा है क्या, तो c को कॉमन ले लीजिए, सिंपली c को कॉमन ले लेते हैं। और इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको थोड़ी देर हम ऐसे ही लिखते हैं, बाद में खोलेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो इसको हम ई रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा लिख सकते हैं, ठीक बात? ओके देन अगेन w इक्वल्स टू सॉरी नॉट इक्वल्स टू w माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू, दिस इज सी ई रेज टू पावर आयोटा थीटा मिडिल ब्रैकेट 2a प्लस सी, इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, एस और नो, राइट? ओके देन इसको लिख सकते हैं प्लस कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। हाँ या ना? सही बात है, सेम सेम कैंसिल, मतलब आयोटा साइन थीटा और माइनस आयोटा साइन थीटा तो गया, ये ऐड होकर के कोस 2 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 कोस थीटा बन जाएगा। तो अगेन w माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू सी ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, एंड देन ये हो गया अपना 2a प्लस 2c कोस थीटा, एस और नो, राइट? ओके देन अब यहाँ पर हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट का अगर कुछ पता करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए। ओके देन यहाँ से हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि w माइनस कॉमन लेकर के ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, और ई रेज टू पावर सी भी तो है ना, 2c ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, ये हो जाएगा आपका a प्लस सी कोस थीटा। अब सिंस w भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन को इस तरह से लिख सकते हैं, वी कैन राइट w
माइनस ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर को समथिंग हम मान लेते हैं कि कैपिटल आर ई रेज टू पावर आयोटा 5 मान लेते हैं। भाई है तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर और हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आर ई रेज टू पावर आयोटा 5 इक्व टू 2c ए प्लस सी कोस थीटा ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। ठीक है बात। तो यहाँ से देयरफॉर अपने पास r क्या आ गया, 2c ए प्लस सी कोस थीटा एंड फाई जो है वो हो गया थीटा के इक्वल, हाँ या ना। तो यहाँ से हमें ये जो समीकरण मिला है, ये जो हमें इक्वेशन मिला है, विच इज़ व्हाट, विच इज़ लिमेकॉन्स। ठीक है, तो हम यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं 10, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 5 है तो थीटा की जगह पे हम 5 लिख देंगे। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा सिंपली r इक्वल टू 2c ए प्लस सी कोस 5। समझ रहे हैं आप बात को। तो ये इस तरह से ये जो आया है ये ही क्या है, इसको हम लिख सकते हैं दिस थिंग, लिमेकन्स। ठीक है, ओके। अब इसे हम मैप कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जो सर्कल है अपना, सर्कल कौन सा था, z माइनस ए इक्वल टू सी, राइट। ये इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, ट्रांसफॉर्मेशन थी w इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये इसमें मैप हो गया। इसका इक्वेशन ये रहा ऊपर। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह की जो शेप आपको नज़र आएगी उस शेप को हम लिमेकन्स बोलते हैं और ये इस तरह से मैप होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हम क्या पढ़ रहे हैं, सम स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला हमने पढ़ा z मतलब w इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब हम एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, उसके बाद में एक ट्रिग्नोमेट्रिक देख लेंगे, साइन या कोस दोनों में से कोई से भी एक। उसके बाद में अपना ये जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बात। तो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन। द एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, देन the fundamental properties of the exponential transformation w equals to e raised to power z are deduced by decomposing the exponential function into its real and imaginary part। ठीक है, इसके फंडामेंटल हमें कैसे पता लगेंगे कि जब हम इसको इमेजनरी और रियल पार्ट में इसकी तुलना करेंगे तब हमें पता लगेंगे। तो वो तो हम वैसे भी कर ही रहे हैं। देखिए, हर ट्रांसफॉर्मेशन का हम ऐसे ही तो पता लगा रहे हैं। तो इफ़ w इक्वल्स टू समथिंग r e रेज टू पावर आयोटा 5 है और e रेज टू पावर z को हम क्या लिख सकते हैं, e रेज टू पावर x प्लस आयोटा y लिख सकते हैं। तो यहाँ से देन r e रेज टू पावर आयोटा 5 इक्वल्स टू e रेज टू पावर z इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस आयोटा वाई। सेपरेट करेंगे, ई रेज टू पावर आयोटा 5 इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई रेज टू पावर आयोटा वाई। क्लियर होगा ये बात आपको। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि r इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स, यहाँ पर जो हमारा मॉडुलस आएगा वो ई रेज टू पावर एक्स की फॉर्म में आएगा, एंड 5 इक्वल्स टू आएगा y। right now there is different cases is arrive। ठीक है, अलग अलग केस यहाँ पे बनेंगे। सबसे पहला केस हम लेते हैं, केस फर्स्ट। ओके, तो अब देखिएगा कि अगर आपका y इक्वल टू अल्फ़ा है, अल्फ़ा यहाँ पे कॉन्स्टेंट है जो कि 0 से और 2 पाई के बीच अपन ने लिया है। तो 0 से 2 पाई के बीच में यहाँ पे आपका अल्फ़ा है वो वेरी कर सकता है, 0 नहीं है, राइट।
तो यहाँ पर जो लाइन मैप होने वाली है वो y इक्वस टू अल्फ़ा, तो y इक्वस टू अल्फ़ा वाली लाइन कहाँ पे मैप होगी, सिंपली फाई इक्वस टू अल्फ़ा में मैप हो जाएगी। बात को समझ रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पर देखिए y इक्वस टू अल्फ़ा एंड y इक्वस टू फाई, तो अल्फ़ा इक्वस टू फाई नहीं हो जाएगा क्या, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो अल्फ़ा में मैप हो जाएगी, तो यहाँ से लाइन जो है वो इसके थ्रू लाइन में मैप हो रही है, हम लिख सकते हैं। तो ये वाली चीज़ हम लिख लेते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक लाइन को लाइन में मैप करेगा। क्लियर बात, सबसे पहली बात तो ये है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है अपनी फाई इक्वस टू अल्फ़ा, वाई इक्वस टू अल्फ़ा जो है फाई इक्वस टू अल्फ़ा में मैप हो रही है। तो एज एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एक्स जैसे जैसे माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट की ओर जाता है, देन ई रेज टू पावर एक्स इंक्रीजेस जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये तो समझने वाली बात है एकदम, ठीक है। देयर फोर वी फाइंड दैट द इमेज वाई इक्वस टू अल्फ़ा इन द डब्ल्यू प्लेन इज़ द रेडियल लाइन, ये जो लाइन बनेगी वो रेडियल लाइन बनेगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से, तो हम इसको ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं। तो हमने जो भी अभी अभी जो थ्योरेटिकली लिखा है उसका मीनिंग वास्तव में ये है कि y इक्वस टू अल्फ़ा वाली जब ये लाइन होगी इस तरह की, तो ये जो है इस मैप के थ्रू इस रेडियल लाइन में मैप हो रही होगी फाई इक्वस टू अल्फ़ा, क्योंकि वहाँ पर फाई क्या है, r इक्वस टू जो हमने w माना है वो माना है w इक्वस टू आर ई रेज टू पावर आयोटा फाई, और जो फाई होता है वो क्या होता है, वो आर्ग्यूमेंट होता है, राइट। तो ये वाली जो लाइन है इसको हम किससे दिखाते हैं, फाई इक्वस टू अल्फ़ा से दिखाते हैं, राइट। तो मतलब यहाँ पर ये वाली जो लाइन है वो इस रेडियल लाइन में मैप हो रही है। क्लियर बात। अब इसका रिजल्ट लिख लेते हैं हम। तो यहाँ से अपनी एक चीज़ क्लियर होती है कि हैंस द लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन मतलब ये वाई इक्वस टू अल्फ़ा बीटा समथिंग वाली लाइन्स, ये सारी की सारी रेडियल में मैप हो रही है। इन द जेड प्लेन कॉरेस्पॉन्ड टू रेडियल लाइन्स इन डब्ल्यू प्लेन, ठीक है। रेडियल लाइन समझ रहे हैं, रेडियस वेक्टर भी जिसको हम बोलते हैं। तो जब ये x और y, ये जेड प्लेन है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, जब x और y लिखा होता है तो ये अपने आप अंडरस्टूड होता है कि ये जेड प्लेन है, और जब u और v लिखा हुआ दिखे आपको तो इसका मतलब है कि ये w प्लेन है, राइट। बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे हमें जो जेड में जो लाइन थी y इक्वस टू अल्फ़ा वो रेडियल लाइन में मैप हो गई है फाई इक्वस टू अल्फ़ा में, ठीक है। अब हम यहाँ से सेकंड केस लेते हैं अपना। अब नेक्स्ट सेकंड जो केस है वो हमने लिया है कि जब x इक्वस टू ज़ीरो हो गया तो क्या होगा। अब देखिए जब x इक्वस टू ज़ीरो कर दें अगर हम इस वाली कंडीशन में, यहाँ पर x इक्वस टू ज़ीरो हो जाए तो r की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं है ना। तो मतलब यहाँ पे तो जो y अपना जैसे जैसे चेंज होता रहेगा वैसे वैसे हमारा फाई चेंज होता रहेगा, बट यहाँ तो चेंजेस है ना, समझ रहे हैं आप बात को। तो अगर x इक्वस टू ज़ीरो है तो z भी आपका चेंज हो जाएगा किस में, ई रेज टू पावर आयोटा y में, और आपका जो r है वो चेंज हो जाएगा 1 में। समझ रहे हैं बात को, कि अगर x इक्वस टू ज़ीरो हो गया तो w इक्वस टू जो हमने यहाँ पर लिखा था r इक्वस टू ई रेज टू पावर क्या आया था, दिस थिंग x। तो जब हम यहाँ पर एट x इक्वस टू ज़ीरो करेंगे तो r क्या मिलेगा, r मिलेगा 1, और जब r 1 है तो हम सिंस w इक्वस टू था अपना r ई रेज टू पावर आयोटा फाई, तो अगर हम यहाँ से मोड लें w का तो क्या बनेगा, वो r बनेगा जो कि 1 है। मतलब w इक्वस टू मोड w इक्वस टू 1, और ये क्या है, ये यूनिट सर्कल है, राइट। ये ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और जो रेडियस है वो 1 है, राइट। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि x इक्वस टू ज़ीरो वाली लाइन इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू सर्कल में मैप होगी, हाँ या ना। तो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से अपनी ये वाली चीज़ क्लियर होती है कि दस
इमेजिनरी एक्सिस जेड इक्व टू ज़ीरो, सॉरी एक्स इक्व टू ज़ीरो, एक्स इक्व टू ज़ीरो को इमेजिनरी एक्सिस भी बोलते हैं हम, क्योंकि ये कौन सी एक्सिस है, एक्स इक्व टू ज़ीरो का मतलब वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस भी बोला जाता है। तो ये जो वाई एक्सिस है वो कहाँ पर मैप होगी, इस वाले सर्कल में मैप होगी, राइट। तो इसका मुझे लगता है कोई ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट केस है वो फर्स्ट और सेकंड केस को मिला कर के हम बोल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड केस को अगर हम मिला कर के दोनों को एक कर दे तो वो थर्ड केस बन जाएगा। मतलब वाई जो एक्स के पैरेलल लाइन है वो और एक वाई एक्सिस को मिला कर के जिनका जो मैप है वो कहाँ पे मैप होगा, ठीक है। तो वो मैप होगा एक यूनिट सर्कल में और उसके अंदर वाले पॉइंट्स में। समझ रहे हैं आप बात को। तो इस तरह से नॉर्मल चीज़ अपने पास में आ जाएगी, ठीक है। तो मेन रूप से दोनों ही केस हैं आपके पास में। जो थर्ड केस बनता है वो बनता है फर्स्ट और सेकंड दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें तो थर्ड केस बन जाता है। थर्ड केस कि y की जितनी भी लाइन है y इक्वल टू अल्फ़ा, अल्फ़ा ग्रेटर देन जीरो लिया है हमने, अगर अल्फ़ा लेस देन जीरो ले लेंगे तो जो नीचे वाला रीजन है, ठीक है, नेगेटिव रीजन है वो भी आ जाएगा, मतलब बिलो एक्सिस वाला भी, एक्स एक्सिस वाला भी। तो और आपकी जो वाई एक्सिस है वो सर्कल की बाउंड्री बनाएगी यूनिट सर्कल की, और उसके अंदर वाली चीज़ें अपने पास मिल जाएगी। तो ये मेनली दो ही केसेस हैं इसके। अब नेक्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन है अपना वो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है थर्ड वाला, उसको हम देख लेते हैं साइन या कोस दोनों में से एक। क्लियर है बात? ओके, तो देखते हैं थर्ड वाला ट्रांसफॉर्मेशन। ओके गाइज, नाउ देखिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि वी हैव W इक्वल्स टू कोस जेड, और कोस जेड को क्या लिखा जा सकता है, W को क्या लिखा जा सकता है प्लस W इक्वल्स टू आयोटा U प्लस आयोटा V, और कोस जेड को लिख सकते हैं हम X प्लस आयोटा Y, राइट। इसको अगर हम A प्लस बी के फॉर्मूले से ओपन करें तो ये होता है कोस X कोस आयोटा Y माइनस साइन X साइन आयोटा y। अब कोस आयोटा y को क्या लिख सकते हैं हम, देखिएगा मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। सिमिलरली साइन को भी हम लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि कोस x को हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर e रेज टू पावर आयोटा x माइनस e रेज टू पावर माइनस आयोटा x ओवर 2, ऐसे करके लिख सकते हैं। सॉरी माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस आता है, राइट, माइनस साइन में आता है। तो अगर हम अब इसकी जगह पर आयोटा रख दें, मतलब अगर कोस आयोटा y रख दें तो देखिए x की जगह पर हमें सिर्फ क्या पुट करना है, आयोटा y, बाकी किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका माइनस का y प्लस ई रेज टू पावर y ओवर 2, और ये क्या है, ये आपका कोस हाइपरबोलिक y है क्या। तो कोस आयोटा y को हम कोस हाइपरबोलिक y लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से साइन को भी हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, फाइनली u प्लस आयोटा v इक्वल टू कोस x कोस हाइपरबोलिक y माइनस, साथ में इसमें आयोटा भी आ जाएगा, क्योंकि साइन को डायरेक्ट हम ऐसे नहीं लिख सकते ना। तो आयोटा को ऊपर ले लीजिए, आयोटा साइन x और साइन हाइपरबोलिक y। ये आयोटा कैसे आया आपको पता लग रहा होगा, क्योंकि साइन में जब हम ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें डिवाइड में 2 आयोटा आता है साथ में, तो ये आयोटा वो है, ठीक है। ओके, देन यहाँ पर हम इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट का जब कंपैरिजन करेंगे तो हमें u और v मिलेगा। तो u क्या मिला, u मिला हमें कोस x कोस हाइपरबोलिक y, इसी तरह से हमें v मिला माइनस साइन x साइन हाइपरबोलिक y, राइट। तो यहाँ पर भी हमारे पास में एक दो कंडीशंस आती हैं कि x जब ज़ीरो होगा तो क्या होगा, x जब कांस्टेंट होगा तब क्या होगा, तो हम उसे लिखते हैं, ठीक है। ओके, नाउ
लिखते हैं हम कि व्हेन x इक्वल्स टू ए क्या है, कोई कांस्टेंट है, रियल मान लीजिए आप इसको, या कोई लाइन, ठीक है, रियल है तो x इक्वल्स टू ए मतलब लाइन है। तो हम देखना चाहते हैं लाइन कहाँ पर मैप होगी, राइट। तो ठीक है, देखते हैं। तो फाइनली x इक्वल्स टू ए हम यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ क्या मिला हमें? हमें मिलेगा u इक्वल्स टू cos a, ऑब्वियसली cos a and cos hyperbolic y, and v equals to minus sin a and sin hyperbolic y, ठीक है। अब हम यहाँ से y को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं फिर हमें क्या मिलता है, राइट। तो cos हाइपरबोलिक y की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो क्या मिलेगी हमें? हमें ये मिलेगी cos हाइपरबोलिक y इक्वल्स टू u ओवर cos है, और sin हाइपरबोलिक y इक्वल्स टू मिलेगा हमें माइनस v ओवर sin है। बट हमें पता है कि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y इक्वल्स टू होता है 1। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, u स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर a माइनस v स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, जो कि क्या है, एक हाइपरबोला है। क्या है? हाइपरबोला, राइट। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि यहाँ पे एक जो लाइन है वो हाइपरबोला में मैप होती है। अब अगर आप एक स्ट्रिप लेंगे, जैसे कि थोड़ा सा हम देखना चाहें, अभी लिख लेंगे हम इस रिजल्ट को कि ये जो लाइन है x इक्वल्स टू ए वाली लाइन कौन सी है, ये, ठीक है, x इक्वल्स टू ए। तो ये कहाँ मैप होगी? इस वाले में, हाइपरबोला में। ये इस तरह का हाइपरबोला है, ठीक है, मान लीजिए ये वाला हाइपरबोला है, इसमें मैप हो जाएगी, राइट। बट अगर एक मान लीजिए स्ट्रिप है तो ये कहाँ मैप होगी? ये x इक्वल्स टू बी वाली ले लीजिए। तो x इक्वल्स टू ए से x इक्वल्स टू बी वाली ये स्ट्रिप हो गई, तो ये भी हाइपरबोला में ही तो मैप होगी। तो ये तो x इक्वल्स टू ए वाली मैप हो गई थी, अब समझ लीजिए x इक्वल्स टू बी वाली इधर चली जाएगी, तो ये इस हाइपरबोलॉइड में मैप हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? ये इस रीजन में मैप हो जाएगी। तो मतलब एक जो लाइन है यहाँ पर वो हाइपरबोला में मैप हो रही है सिंपली। तो हम इसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंस द लाइन x इक्वल्स टू a इन द z प्लेन correspond to the hyperbola this in the w plane, right? ओके, नेक्स्ट अगर इसमें हम देखना चाहें तो y इक्वल्स टू को भी हम ले सकते हैं कि when y इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट, ये y इक्वल्स टू a ले लेते हैं यहाँ पे, ये भी लाइन ही है, ठीक है। तो ये कहाँ पर मैप होगी? इसके थ्रू। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, u इक्वल्स टू cos x cos हाइपरबोलिक a, v इक्वल्स टू माइनस साइन x साइन हाइपरबोलिक a। तो यहाँ से x को एलिमिनेट करना है हमें, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं cos x इक्वल्स टू u ओवर cos हाइपरबोलिक a एंड साइन x इक्वल्स टू माइनस v ओवर साइन हाइपरबोलिक a, राइट। इसके स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं कि सिंस cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं u स्क्वायर, देयरफॉर u स्क्वायर ओवर cos हाइपरबोलिक स्क्वायर a प्लस v स्क्वायर ओवर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 विच इज़ एलिप्स,
हाँ या ना? मतलब इमेजनरी जो लाइंस हैं अपने पास वो कहाँ पर मैप होगी? एलिप्स में मैप होगी इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम। तो ये वाली चीज़ हम यहाँ से लिख सकते हैं कि द इमेज ऑफ द लाइन y इक्वल्स टू a इन z प्लेन इज़ द एलिप्स दिस। ठीक है, तो अगर हम एक स्ट्रिप लेंगे y इक्वल्स टू a से y इक्वल्स टू b वाली, तो वो इस एलिप्स के एक रीजन में, जिसे हम एलिप्टिक रिंग बोल सकते हैं, उसमें मैप हो जाएगी। ठीक है, तो अपना यहाँ तक का बाइलीनियर वाला कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तब तक के लिए आप पिछला रिवाइज करिए। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप वो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।